आज बात होगी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बारे में। आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उसने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में कदम रखी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो विचार शैली थी वो बदल गई और उनकी जो कार्य प्रणाली थी उसमें भी बदलाव आने लगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन उसमें जो हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे अधिक प्रभाव था वो बंगाल में था। तो पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि जो बंगाल है वो कितना बड़ा था, जो आज का बंगाल है उससे कितना बड़ा था। तो हम देख सकते हैं मुग़ल शासन में बंगाल राज्य में आधुनिक पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल था। तत्कालीन बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं। आधुनिक बांग्लादेश 1,48,460, पश्चिमी बंगाल 88,752, बिहार 94,163, झारखंड 79,716 और उड़ीसा लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। यानी कि अगर से मोटा मोटा देखें तो लगभग 4.5 लाख या 4,25,000 के आसपास ये क्षेत्रफल था। ठीक है, अगली बात करेंगे बंगाल में अंग्रेज़ों की पहली जो फैक्ट्री है वो 1651 में शाहसुजा से अनुमति लेकर हुगली नदी के तट पर हुगली नामक स्थान पर की गई। इस स्थान से अंग्रेज प्रमुख रूप से सूती कपड़े, रेशम और सोरा का व्यापार करते थे। 1651 में ही शाहजहाँ ने अंग्रेज़ों को 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति दी थी। 1698 में सूबेदार अजीमुशान ने कंपनी को सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशहर ने कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी का व्यापारी छूट प्रदान की। 1700 ईडी में औरंगज़ेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। अब इस चरण में हम देख लेते हैं कि 1700 में औरंगज़ेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया, लेकिन वह अपनी शक्ति के दम पर बंगाल का नवाब बन गया और इस तरीके से बंगाल के नवाबों का जो क्रम है वो सामने आपके उपस्थित है। कभी कभी एग्ज़ाम में इनका क्रम लगाने के काम में भी आता है। तो पहला मुर्शीद कुली खान, उनका जो शासनकाल है वो 1717 से लेकर 1727 तक है। और उसके बाद शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां जो 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब रहे, उन्होंने अपने नवासे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया 1756 से 1757 तक। और मीर जाफ़र के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा और मीर जाफ़र धोखे की बुनियाद पर बंगाल का नवाब बना। और मीर कासिम जो मीर जाफ़र का दामाद था वो भी बंगाल का नवाब बना, लेकिन उसने अंग्रेज़ों से चुनौतीपूर्ण युद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा जिसमें उसको बुरी तरीके से हार हुई। और मीर कासिम के बाद अंग्रेज़ों ने फिर मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया और उसके बाद नजीमुद्दौला, शैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ों की कठपुतली वाले ही नवाब रहे। तो वास्तविक रूप से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बंगाल के पहले नवाब मुर्शीद कुली खान और अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला थे। अब आप जानते हो कि बंगाल को जीतने में कंपनी ने जो पहला युद्ध लड़ा उसका नाम है प्लासी का युद्ध। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर नदिया जिले में गंगा की सहायक भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में हुआ था। सिराजुद्दौला के दो सहायक राय दुर्लभ और मीर जाफ़र युद्ध स्थल में निष्क्रिय ही रहे, यानी कि कोई एक्टिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में खोट थी और वो सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए ही आए थे। सिराजुद्दौला के सहायक मीर मदान और मोहनलाल ने बहादुरी से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। सिराजुद्दौला पराजित होकर युद्ध स्थल से भाग गया। मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के आदेश पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। 29 जून 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला के जो विरोधी लोग थे वो कौन कौन थे। तो पहला विरोधी है प्रधान सेनापति मीर जाफ़र, दूसरा है यार लतीफ़, तीसरा है दीवान राय दुर्लभ, चौथा है बंगाल का बैंकर जगत सेठ। रॉबर्ट क्लाइव एक धनी व्यापारी अमीर चंद के माध्यम से इन चारों विरोधी लोगों से मिला था और उस व्यक्ति का नाम क्या है? अमीर चंद। व्यापारी अमीर चंद ने रॉबर्ट क्लाइव को धमकी दी कि मुझे 30 लाख रुपए और खजाने का आधा हिस्सा दे दो, वरना नवाब को सच बता दिया जाएगा। कुछ दिन बाद क्लाइव ने अमीर चंद की हत्या कर दी या करवा दी गई। प्लासी के युद्ध में क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50
नाविक और 2100 भारतीय सिपाही थे और नवाब की सेना में 50,000 सिपाही थे। उसके बावजूद भी नवाब युद्ध में हार गया। 12 क्योंकि मीर जाफ़र, यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ, बंगाल का बैंकर जगत सेठ अंग्रेज़ों से मिल गए थे, जिसकी वजह से सेना पर उन्होंने आधा कब्जा कर लिया और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, और उसका सीधा नुकसान भारतीय जनता को हुआ, भारतीय लोगों को हुआ और पूरे भारत को हुआ। क्योंकि जिन अंग्रेज़ों ने धोखे के दम पर भारत में अपना शासन और राज्य स्थापित किया, उनको भगाने में हमें काफ़ी समय लग गया और 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। तो कहने का अर्थ यही है कि कभी भी धोखे के साथ अपना जीवन ना जिएं। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइए और इससे आगे मैं आपको बक्सर के युद्ध का वीडियो बनाकर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।